नमस्कार, भारत की बात देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि सहारनपुर से आ रही है, जहां जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान से जुड़े एक आतंकी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आतंकी का नाम मोहम्मद नदीम है। पूछताछ में नदीम ने बताया है कि जैश की तरफ से उसे नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क दिया गया था। जांच में यह भी पता चला है कि नदीम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के संपर्क में था। उसके फोन से फिदाइन विस्फोट से जुड़ी पीडीएफ फाइल भी मिली है। वो आतंकियों के साथ कई सोशल मीडिया साइट्स और ऐप के जरिए जुड़ा हुआ था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सहारनपुर से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और टारगेट पर थी नुपुर शर्मा। ये खुद गिरफ्तार आतंकी के फोन से मिली जानकारी के आधार पर कहा जा रहा है। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, और क्या कुछ जानकारी अब तक पुलिस के हाथ? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए यूपी एटीएस को एक के बाद एक नई सफलता मिल रही है। अभी मंगलवार को आजमगढ़ से यूपी एटीएस ने आईएसआईएस के आतंकवादी सबाउद्दीन आजमी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद में आज सहारनपुर से जो गिरफ्तारी हुई है बहुत महत्वपूर्ण है। जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान से जुड़ा हुआ ये आतंकी मोहम्मद नदीम था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जानकारी मिली है कि ये सीधे जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान के आतंकियों के संपर्क में था। ये आतंकी संगठन जिनके मैं नाम बता रहा हूँ, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा था। ये बड़ी जानकारी यूपी एटीएस को खुद पूछताछ में नदीम ने दी है। ये भी पता चला है कि इसने फिदाइन विस्फोट से जुड़ी हुई एक पीडीएफ फाइल बनाई थी जो यूपी एटीएस के हाथ लग चुकी है। साथ ही साथ जो आतंकियों से इसकी चैट थी, वॉइस मैसेज थे, वीडियो कॉल थी, ये सारा ब्यौरा एटीएस को मिल चुका है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम समेत दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उन पर जो चैटिंग होती थी वो यूपी एटीएस के हाथ लगी है। और कई ये भी जानकारी एटीएस को मिली है कि 30 से ज्यादा वर्चुअल नंबर और सोशल मीडिया आईडी बना करके नदीम काम करता था। और सबसे बड़ा खुलासा जो है वो ये है कि इसको ट्रेनिंग दी गई थी। और इतना तो साफ है संजय त्रिपाठी की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कुल मिलाकर इस मामले में कई और बड़े खुलासे होंगे। इस पर अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा कल रिलीज हो गई और सिनेमा घरों के बाहर बवाल भी शुरू हो गया। आमिर करीना की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा थिएटर में रिलीज हो चुकी है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया के साथ साथ सड़क पर भी हिंदू संगठन फिल्म के बायकॉट की लोगों से अपील कर रहे हैं। वाराणसी में कल हिंदू संगठन ने आमिर खान के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। तो वहीं अखिल भारतीय महासभा ने भी चिट्ठी लिखकर लोगों से फिल्म के बायकॉट करने की अपील की है। वहीं पंजाब में शिवसेना और सिख तालमेल कमेटी फिल्म के विरोध और समर्थन को लेकर आमने सामने आ गई है। आमिर के देश में डर लगने वाले बयान और फिल्म के कुछ सीन्स को लेकर हिंदू संगठन नाराज हैं। हालांकि आमिर अपने बयान पर पहले ही माफी मांग चुके हैं। विवादों के बीच ओपनिंग डे पर फिल्म लाल सिंह चड्ढा ने 10.5 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है, जो फिल्म के बजट के हिसाब से कुछ खास नहीं है। लेकिन फिल्म के फ्लॉप या हिट होने पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आने वाले दिनों में ये तस्वीर साफ हो पाएगी। अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां नई सरकार के लिए अपराध जितनी बड़ी चुनौती है उससे ज्यादा बड़ी चुनौती शराबबंदी बनती जा रही है। ये तस्वीरें बिहार के छपरा की हैं, जहां एक बार फिर जहरीली शराब ने अपना कहर बरपाया है। छपरा में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में बार बार जहरीली शराब से हो रही मौत प्रशासन के तमाम दावों पर सवाल उठा रही है। छपरा में पिछले 1 साल में जहरीली शराब से 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अगर सिर्फ पिछले 10 दिन की बात करें तो जहरीली शराब पीने से करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले 4 अगस्त को जहरीली शराब पीने से छपरा में 13 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से 1 सप्ताह के अंदर दूसरी बार जहरीली शराब ने लोगों को अपना शिकार बना लिया। इन आंकड़ों से सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये कैसी शराबबंदी, जहां बार बार शराब लोगों के लिए जहरीली मौत लेकर आ रही है। भारत की बात में अब खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी, जहां शिवसेना के शिंदे गुट ने उद्धव गुट के खिलाफ आर पार की लड़ाई का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। खबर यह आ रही है कि मुंबई के दादर में शिंदे गुट अपना अलग शिवसेना भवन यानी शिवसेना का मुख्यालय बनाने जा रहा है। दादर में अभी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का दफ्तर है, यहीं अब शिंदे गुट भी अपना दफ्तर बनाएगा। बिल्डिंग खोज ली गई है, फैसला सीएम शिंदे को लेना है। तो दादर में ही अब आपको 2 शिवसेना भवन देखने को मिलेंगे, एक उद्धव गुट का तो दूसरा
शिंदे गुट का। इसके लिए बिल्डिंग खोज ली गई है। फैसला सीएम शिंदे को लेना है। दादर में ही उद्धव गुट का भी मुख्यालय पहले से ही है, शिवसेना भवन पहले से ही मौजूद है। उसके बाद आज ये खबर आई है कि अब मुंबई के दादर में ही शिंदे गुट भी अपना अलग शिवसेना भवन बनाएंगे। तो ये जो बिल्डिंग आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, यही वो बिल्डिंग है जिसे चिन्हित किया गया है, जहां पर शिंदे गुट का शिवसेना भवन तैयार किया जाएगा। भारत की बात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की तारीख है 12 अगस्त। आज से ठीक 75 साल पहले भारत और पाकिस्तान को 200 साल की गुलामी के बाद आजादी की तारीख तय हुई थी 15 अगस्त की। इसी के मद्देनजर एबीपी न्यूज आज से शुरू कर रहा है 75 घंटों की नॉन स्टॉप पेशकश। भारत की गुलामी के आखिरी 75 घंटों में क्या क्या हुआ, किस तरह 75 साल पहले हर घंटे बदलती गई इतिहास की तस्वीर। 1947 में इस समय क्या हुआ था, आइए आपको लेकर चलते हैं आजादी ब्रेकिंग वॉल पर। अगस्त 1947 की ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। तब इस वक्त जो बड़ी सूचना मिली थी आजादी को लेकर, वो मैं आपको बता दूं। तब खबर यह आई थी कि पाकिस्तान के हिस्से में जाने वाले 2 शहर में भारी हिंसा तब हो रही थी। एक तरफ मुस्लिम बहुल कराची, दूसरी तरफ हिंदू बहुल लाहौर। रेडक्लिफ के बंटवारे के प्लान में लाहौर को पाकिस्तान के हिस्से में डाल दिया गया था, जिससे वहां के हिंदू तब बहुत नाराज हो गए थे। लाहौर में तब भारी हिंसा हुई थी, लोग घर बार छोड़कर तब भागने को मजबूर हो गए थे। और तब यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिली थी कि कराची में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। कानून और प्रशासन नाम की तब कोई चीज वहां नजर नहीं आ रही थी। जी हां, तो आजादी ब्रेकिंग में इस वक्त इतना ही। बहुत जल्द फिर लेकर मौजूद होंगे 1947 आजादी के नए अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज। और हम आपको बता दें कि 15 अगस्त तक हम आपको हर घंटे आजादी की असली खबरें इसी तरह से दिखाते रहेंगे। महाराष्ट्र के जालना में मिला है नोटों का खजाना। जालना के कैश कांड की 10 कहानियां देखिए। 500 के नोटों से बना ये पहाड़ महाराष्ट्र के जालना में मिला है। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के बाद गुरुवार को 58 करोड़ कैश जब्त किया गया। एक अगस्त की दोपहर में हुई थी छापेमारी। 8 दिन चले छापों के बाद मिला अकूत संपत्ति का खजाना। $58 करोड़ कैश के साथ स्टील व्यापारियों के ठिकानों से मिले 32 किलो सोने के गहने, हीरे जवाहरात। नोटों का बंडल मिलने के बाद इनकम टैक्स की टीम ने गिनती के लिए बैंकों से मंगाई थी नोट गिनने वाली 12 मशीनें। करीब 13 से 14 घंटों तक चली गिनती। जालना के इस ऑपरेशन का है फिल्मी कनेक्शन। फिल्म कुछ कुछ होता है कि किरदार राहुल और अंजलि की शादी के बाराती बनकर छापेमारी के लिए निकली थी टीम। गाड़ियों पर लगे थे राहुल वेड्स अंजलि के स्टिकर। मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक से आए अफसरों की गाड़ी पर ये स्टिकर लगे थे। फिल्मी तर्ज पर हुए ऑपरेशन के लिए इनकम टैक्स की टीम ने किया कोड वर्ड का इस्तेमाल। ऑपरेशन को दिया था शाहरुख और काजोल की सुपरहिट फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का नाम। इनकम टैक्स की टीम ने दुल्हन हम ले जाएंगे शब्द को बनाया था ऑपरेशन का असली कोड वर्ड। ऑपरेशन के लिए टीम ने बरती थी गोपनीयता। ऑपरेशन की खबर लीक ना हो, इसके लिए 100 गाड़ियों को किराए पर लिया था। कुछ ही सरकारी गाड़ियां हुई थी ऑपरेशन में इस्तेमाल। ऑपरेशन में शामिल गाड़ियों को 12 अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया गया था। गाड़ियों में बैठे इनकम टैक्स विभाग के कुछ अधिकारी शादी के कपड़ों में थे ताकि किसी को ऑपरेशन की भनक ना पड़े। 1 अगस्त को शुरू हुआ ऑपरेशन, लेकिन लोकल पुलिस को 3 अगस्त तक नहीं मिल पाई थी कोई जानकारी।
1 से 8 अगस्त तक चले इस ऑपरेशन के लिए 120 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। सीनियर अधिकारी समेत महाराष्ट्र के 260 इनकम टैक्स अधिकारी छापे में शामिल हुए। 5 अलग अलग टीमों ने एक वक्त पर शुरू की छापेमारी। स्टील फैक्ट्री के मालिकों के घरों और दफ्तरों पर हुई छापेमारी में करीब 390 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स की चोरी का शक है। इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान अलमारी के नीचे पलंग और थैलों में रखे गए थे नोटों के बंडल। फार्म हाउस में मिले पैसे गद्दों में छिपाकर रखे गए थे। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक 58 करोड़ कैश में से 25 करोड़ जालना के फार्म हाउस में मिले, जबकि 30 करोड़ कैश बैंक के लॉकरों से। कालिका स्टील प्राइवेट लिमिटेड के मालिक घनश्याम गोयल, श्रीराम स्टील के मालिक सुरेंद्र पित्ती, एक कोऑपरेटिव बैंक फाइनेंसर विमल राज सिंह भी, फाइनेंसर और डीलर प्रदीप बोरा के ठिकानों पर ये कार्रवाई हुई। स्टील और लोहे के उत्पादन के लिए मशहूर है महाराष्ट्र का जालना, लेकिन इन दिनों कैश कांड के लिए बदनाम हुआ है शहर। स्टील कारोबारियों के ठिकानों पर हुई छापेमारी में अकूत संपत्ति का पता चला है। जालना के भाग्यनगर इलाके में एसआरजे स्टील कंपनी के मालिक का घर है। यहीं से रेड की शुरुआत हुई। और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। कल हमने आपको भारत की बात में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद मची भारी तबाही की तस्वीरें दिखाई थी और आज एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ तस्वीरें दिखाकर खबर को छोड़ना नहीं होता। हमारा मकसद खबर को उसके अंजाम तक पहुंचाना होता है। कुल्लू में बादलों ने कैसा कोहराम मचाया ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही बात होगी दुनिया में मचे आपातकाल की। वो आपातकाल जिसका भयानक मंजर हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश से लेकर यूरोप में ब्रिटेन से लेकर स्पेन तक दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि क्या हम आंखें मूंद कर बैठे हैं और तबाही हर रोज हमारी तरफ तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। ऊपर ही था। जैसे ही मैं बाहर फ़ोन के सुनने के लिए बाहर निकला हूँ, तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उतने में फ्लड आ गया। एकदम से जैसे आया, बिल्कुल भयंकर तांडव रूप होके आया और सीधे हमारे मकान होके सारा पल्ले करके चले गया यहाँ से। ये गाड़ी जो है, सेंट्रो गाड़ी जो है, ये बिल्कुल यहाँ पार्क थी और पानी के तेज बहाव के कारण जो है ये गाड़ी जो है यहाँ जो है नीचे गिर गई है। जो संकट हमारे सिर पर मंडरा रहा है उसे इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए। टीवी स्क्रीन पर मौजूद पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है, जहां बिना किसी दस्तक के तबाही आई थी और हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाकर चली गई। दूसरी तस्वीर यूरोप के उस हिस्से की है जो पिछले कई दशकों के सबसे भयानक सूखे से जूझ रहा है।
जिस यूरोप को पूरी दुनिया ठंड के लिए पहचानती है, वो भीषण गर्मी से झुलस रहा है। ये दो कहानियां आज दुनिया में मचे आपातकाल की गवाही देने जा रही हैं। दुनिया के दो कोनों की तस्वीर आज ये बताएंगी कि मुसीबत कितना विकराल रूप धारण किए हमारी तरफ बढ़ रही है। विकराल, भयानक और भीषण जैसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। जबकि यूरोप 500 साल के सबसे भीषण सूखे की तरफ बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं बहुत सी मछलियां मर गई। जो जिंदा है वो सूखे से जूझ रही हैं। नदियां पूरी तरह सूख रही हैं। यूरोप में कितना बड़ा संकट मुंह फाड़े खड़ा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत हिंदुस्तान में आई आपदा से करते हैं, जिसने गुरुवार सुबह कुल्लू में दस्तक दी थी। गुरुवार को भारत की बात में हमने आपको दिखाया था कि कैसे कुल्लू के गांव में लोगों के नींद से जागने से पहले ही सैलाब पहाड़ों से पत्थर और पानी को अपने साथ लेकर आया था। कुल्लू के गोगरा में मची तबाही ने करीब आधा दर्जन गांवों को नुकसान पहुंचाया था। पानी के रास्ते में मौजूद दुकानें तबाह हो गईं। और गांव तक पहुंचने वाले तमाम रास्ते तबाह हो गए। इतनी कहानी तो गुरुवार तक की है, लेकिन इससे आगे क्या? कुल्लू में जहां बादल फटा, उसके बाद की तस्वीर क्या है? देश को इस सवाल का जवाब देने के लिए चंडीगढ़ में मौजूद हमारे संवाददाता सचिन कुमार और कैमरामैन मनोज सांगवान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के लिए रवाना हुए। 12 बजे दोपहर में टीम रवाना हुई और 270 किलोमीटर का सफर करीब 8.5 घंटे में तय करके रात 8:30 बजे कुल्लू पहुंची। रात में स्पॉट पर जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए सुबह जाने का फैसला हुआ। लेकिन ग्राउंड जीरो पर पहुंचना आसान नहीं था। हमारी टीम ने सुबह मौके पर जाने का फैसला किया, लेकिन यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस जगह बादल फटा था वहाँ तक गाड़ी नहीं जा सकती थी। सूरज की पहली किरण के साथ संवाददाता सचिन कुमार और कैमरामैन मनोज सांगवान सामान को कंधे पर लादकर पैदल रवाना हुए और करीब 5 किलोमीटर के पैदल सफर के बाद वो घटना स्थल पर पहुंचे, ताकि देश को बता सके कि जब बादल फटता है तो अपने पीछे तबाही के कैसे निशान छोड़कर जाता है। हम इस वक्त गुगरा गांव जो है वहां खड़े हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नुकसान जो है बादल फटने की वजह से हुआ है। ये पानी के बहाव के कारण जो है आप देख सकते हैं तस्वीरें। ये घर जो है, इस घर में मिट्टी ही मिट्टी जो है भर गई थी, क्योंकि ऊपर जो है पहाड़ों में बादल फटा था और बादल फटने की वजह से, क्लाउड बस्ट की वजह से जो तमाम पानी था वो इस घर में घुस गया। गारा, मिट्टी, तमाम चीज़ें जो हैं इस घर में घुस गई थी और घर जो है मिट्टी से भर गया था। जहाँ तक आप लेयर देख रहे हैं वहाँ तक मिट्टी जो है इस घर में पहुंच गई थी और अब जो है इस घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं इसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं ये गाड़ी जो है, सेंट्रो गाड़ी जो है, ये बिल्कुल यहाँ पार्क थी और पानी के तेज बहाव के कारण जो है ये गाड़ी जो है यहाँ जो है नीचे गिर गई है। तस्वीरों में आपको एक 2 मंजिला मकान दिखाई दे रहा है। दूर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन इस मकान की निचली मंजिल को जरा पास से देखिए। अंदर सिर्फ मलबे का ढेर है और ये महिलाएं
अपने मकान को मलबे से आजादी दिलाने के लिए मेहनत कर रही हैं। इस घर में रहने वाले गोपाल से सुनिए कि सुबह 6 बजे सैलाब कैसे इनके दरवाजे तक पहुंचा और फिर कुछ ही पलों के भीतर दहलीज पार करके घर के भीतर घुस गया। ये लगभग 6 बजे के आसपास हुआ है। मैं जाग गया था और बच्चे सोए थे उस टाइम। जैसे ही मैं बाहर फ़ोन सुनने के लिए बाहर निकला हूँ तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उतने में फ्लड आ गया। फिर बच्चों को खिड़कियों के बाहर निकाला, फिर ऊपर वाले फ्लोर में चढ़ा दिया क्योंकि पानी का बहाव तो बहुत ज़्यादा था। पानी कितनी रफ्तार से आया था ये आप देख चुके हैं। अब हालात ये हैं कि आने जाने के लिए गांव वाले इस पतली सी लकड़ी के सहारे पर हैं और ये रस्सी उनके पानी में न गिरने की गारंटी बनी हुई है। फ्लैश फ्लड की वजह से ये जो सड़क है, ये तमाम सड़क जो है ये बह गई है और गांवों का कनेक्शन जो है, ऊपर तकरीबन 15 गांव हैं, लगभग 5 पंचायतें हैं, उनका कनेक्शन जो है सब डिविजनल हेडक्वार्टर जो है उससे टूट गया है। तो भारी नुकसान जो है, बहुत सारी गाड़ियां जो हैं बह गई हैं इस फ्लैश फ्लड में। अब इस सड़क को जो है रिस्टोर करने का काम जो है यहाँ पे किया जा रहा है और फिलहाल तमाम जो ऊपर गांव में जाने वाले जो लोग हैं उनको जो है इस तरीके से जो ये टेम्परेरी जो पुल, एक लकड़ी जो है डाली गई है और लकड़ी के ऊपर से जो है क्रॉस किया जा रहा है। संकट कुल्लू के गांव में मौजूद सेब की 1 लाख पेटियों पर भी मंडरा रहा है। सेब की पेटियां ऐसी जगह मौजूद है जहां तक पहुंचने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। सेब की पेटियों को नीचे तक लाने के लिए करीब 10 से 15 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना होगा। सेब के किसानों को डर है कि वक्त रहते पेटियां नीचे नहीं पहुंची तो भारी नुकसान हो जाएगा। कुल्लू में बादल क्यों फटा वो भी समझ लीजिए। 11 अगस्त के मुताबिक कुल्लू में सामान्य बारिश का आंकड़ा 6.8 mm है, लेकिन बारिश 417% ज्यादा यानी 35 mm हुई। लेकिन समस्या का दायरा समझिए, मुसीबत की मार का असर समझिए। बादल फटा, बाढ़ आई, चली गई, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। संकट बड़ा गहरा है क्योंकि इसकी मार का असर हमारी थाली तक होने वाला है। सूखा पड़ने की घटनाएं भी होती रहती हैं और उसकी जो परिभाषा है वो यही है कि जब आशा और आवश्यकता के अनुरूप किसी स्थान पर वर्षा ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं भाई सूखा पड़ना। बेतहाशा विकास और शहरीकरण हुआ है तो ऐसी घटनाएं, प्राकृतिक विपदाएं तो होती ही रहेंगी। सिर्फ महत्वपूर्ण है कि हम इन घटनाओं की चुनौतियां जो हैं उसको मुकाबला करने के लिए हम कितने सक्षम हैं या कैसे हम अपने को सक्षम बना सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर साहब ने, क्योंकि जरूरत है और काम करने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फ्लैश फ्लड आएगा तब भी फसलें तबाह हो जाएंगी और बारिश नहीं होगी तब भी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और उसके साथ आएगा पीने के पानी का संकट, जिसकी सबसे बड़ी गवाही इस वक्त यूरोप दे रहा है। Ormai sono secche. Oui, il y a pas mal de poissons qui sont morts, d'autres qui sont... यूरोप में रेड अलर्ट जैसे हालात पैदा हो गए हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें फ्रांस की हैं, जो धधक रहा है।
फ्रांस में लगी इस आग को कयामत कहा जा रहा है, क्योंकि ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया और इटली समेत यूरोप के अलग अलग हिस्सों में करीब 1100 दमकल कर्मियों को इस आग को बुझाने में लगाया गया है, जो पिछले 1 महीने से फ्रांस को सुलगा रही है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद फैली इस आग पर काबू पाना नामुमकिन होता जा रहा है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तमाम रिकॉर्ड तोड़ देने वाली गर्मी के बाद यूरोप के जंगल सूख चुके हैं। आग लगती है तो बस तूफान की तरह फैलती चली जा रही है, और अब तक 7000 हेक्टेयर के पाइन फॉरेस्ट को जलाकर खाक कर चुकी है। यूरोप में कितनी प्रचंड गर्मी पड़ी है उसे इस बात से समझिए कि स्विट्जरलैंड का जो ग्लेशियर पिछले 2000 सालों से बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था, वो इस हफ्ते के आखिर तक पूरी तरह आइस फ्री हो जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी बर्फ पिघल चुकी है। फ्रांस में कुछ हिस्सों में गुरुवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। किसने सोचा था जब हिंदुस्तान में तापमान 31 डिग्री से 33 डिग्री के बीच घूम रहा होगा, उस वक्त फ्रांस में तापमान 40 डिग्री पर आग बरसा रहा होगा। पूरे यूरोप पर भयानक गर्मी के बाद भीषण सूखे का संकट आ चुका है, और ये संकट कितना भयानक है उसे अगली तस्वीर में देखिए। ये पोलैंड की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जहां से कई टन मरी हुई मछलियां निकाली जा रही हैं। इस तस्वीर को इकोलॉजिकल डिजास्टर कहा जा रहा है, और ये डिजास्टर है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जैसा पोलैंड देख रहा है। भयानक गर्मी और सूखे ने यूरोप के पूरे इकोसिस्टम पर संकट पैदा कर दिया है। पोलैंड के बाद अब इटली की तस्वीर देखिए। ये इटली की सबसे बड़ी नदी है, जिसका सीना बारिश के इंतजार में सूख चुका है। यहाँ रहने वाले कह रहे हैं कि हमने कभी ना तो ऐसा देखा था और ना ही कभी इसकी कल्पना की थी। महीनों से इटली में बारिश नहीं हुई है, और इस साल इटली में 70% बर्फ कम गिरी है। एक तो बारिश नहीं, ऊपर से सामान्य से कहीं ज्यादा तापमान ने पूरे सिस्टम की कमर तोड़ दी है। इटली 7 दशकों का सबसे भयानक सूखा झेल रहा है, जिसका असर खेती से लेकर पर्यटन तक पर पड़ रहा है, और अर्थव्यवस्था के चरमराने का खतरा सामने खड़ा है। लेकिन समस्या सिर्फ उतनी नहीं है जितनी सामने दिख रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में संकट और गहरा होने वाला है। नदियां सूख गई हैं, और अगर आज ही पानी का संकट पैदा हो चुका है तो सोचिए आने वाले 2 महीनों में पानी का संकट कितना खतरनाक होने वाला है। मुझे लगता है कि ये सबसे गंभीर सूखा नहीं होगा। आने वाले सालों में इससे भी ज्यादा भयंकर सूखा देखने को मिल सकता है। दिसंबर से कोई बारिश नहीं हो रही है, बस सूखा ही है। sarà peggio perché sarà sempre di più così। पानी की सप्लाई के लिए ऐसे टैंकरों को आपने दिल्ली के संगम विहार में अक्सर देखा है, लेकिन ये ब्रिटेन की तस्वीर है, जहां नलों में पानी नहीं आ रहा। तो जो अभी आपने देखा वो केवल झांकी है। अगले 2 महीने जब यूरोप में पारा चरम पर रहेगा तो कल्पना कीजिए कैसा कोहराम वहां पर मचेगा। भारत की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।